हाँ, तो कल हमने क्या देखा था, किडनी की स्ट्रक्चर। तो हम थोड़ा सा कल का रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रही हमारी किडनी, वीन शेप स्ट्रक्चर। ये वाला पोर्शन थोड़ा घिसा हुआ मिलता है अंदर, इसकी भी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। हमारी इस किडनी की भी प्रोटेक्टिव कवरिंग मिलती है। ठीक है, इसे हमने नाम दिया था रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल, ठीक है। देन इस वाले भाग को हमने नाम दिया था हाइलम। हाइलम किस लिए? क्योंकि यहाँ पे सॉरी 4 स्ट्रक्चर मिलते हैं। पहला, रीनल वेन इधर से आ रही है, सॉरी रीनल आर्टरी आ रही है, देन रीनल वेन जा रही है, ये रीनल वेन जा रही है, देन इधर से यूरेटर बाहर निकला हुआ है। तो ये हो गई रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी, ये हो गई रीनल वेन, ये ब्लड लेके आ रही है, आर्टरी अंदर जाएगी, ब्लड सप्लाई करेगी, और ये CO2 वाला ब्लड लेके जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई रीनल वेन। देन ये हो गया यूरेटर। अब किडनी के 2 पार्ट होते हैं। इसका जो बाहरी पोर्शन होता है वो होता है कॉर्टेक्स। इसका जो बाहरी पोर्शन होता है वो होता है कॉर्टेक्स। देन इंटरनल जो पोर्शन होता है इसका, ये होता है मेड्यूला। अब जो मेड्यूला होता है, इन मेड्यूला में कुछ पिरामिड मिलते हैं। इन पिरामिड को बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड या फिर रीनल पिरामिड। ठीक है, ये पिरामिड स्ट्रक्चर मिलते हैं। इन पिरामिड स्ट्रक्चर में हमने कल देखा था, कल का रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। आज हम किडनी के फंक्शन देखेंगे और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर यहाँ पे होता है इसका बेस पॉइंट जिसपे पेपिले, देन यहाँ पे हो गया छोटे छोटी संरचनाएं मिलती है, स्ट्रक्चर मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं माइनर कैलिक्स। देन जबकि ये 2-3 कैलिक्स इकट्ठे होकर एक बड़ा कैलिक्स बनाते हैं तो इसे बोलते हैं मेजर कैलिक्स। इसे बोलते हैं मेजर कैलिक्स। देन सारे मेजर कैलिक्स मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर या बड़ा वॉल बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं इस जगह को रीनल पेल्विस। ठीक है, तो ये हो गया कैलिक्स, ये हो गया कैलिक्स। देन ये वाला जो हो गया, ये हो गया मेजर कैलिक्स, ये हो गया माइनर कैलिक्स, और ये हो गया मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स, ठीक है। देन इसको हमने नाम दिया पेपिले। ठीक है, ये हो गया पेपिले। देन इतना स्ट्रक्चर हमने देख लिया था। फिर ये वाला जो भाग था, इसे हमने नाम दिया था कोर्टेक्स। अब ये कोर्टेक्स इन पिरामिड के बीच में भी पेनिट्रेट कर जाते हैं, इधर आ जाते हैं, तो इन कॉलम ऑफ बर्टिनी या फिर रीनल कॉलम भी बोलते हैं इन्हें। तो ये वाला भाग हो गया कोर्टेक्स, ठीक है। देन इसका जो ये वाला भाग है, इसे हम बोलते हैं रीनल कॉलम। रीनल कॉलम, ठीक है। और ये वाले जो कॉलम है जो इन मेडुलरी पिरामिड के अंदर चले जाते हैं, इनको किसने नाम दिया था? साइंटिस्ट बर्टिनी ने। तो इसको एक नाम भी और बोलते हैं बर्टिनी
ऑफ कॉलम, ठीक है, वर्टिनी ऑफ कॉलम, ये हो गया। तो कुछ इस तरीके से हमने हमारी किडनी का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसका नाम था रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। आगे समझ में इतना। अब आज देख लेते हैं कि किडनी का फंक्शन क्या क्या होता है। तो हमारी जो किडनी होती है बीन शेप होती है और लाल रेडिश ब्राउन कलर इसका, रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है, ठीक है। और कहाँ पर मिलती है हमारी किडनी? एब्डोमिनल कैविटी में। देन हमारी जो किडनी होती है वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, ठीक है। आज हम देख लेते हैं इस किडनी के फंक्शन क्या क्या होते हैं। हम देख लेते हैं कि किडनी के कार्य क्या क्या होते हैं। तो मुख्य रूप से किडनी के 4 कार्य होते हैं। ह्यूमन किडनीज फंक्शन, ठीक है। तो इसका पहला कार्य क्या हो गया? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड, ठीक है। हमारी किडनी का यह पहला फंक्शन हो गया कि हमारी किडनी हमारे ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती है। नाइट्रोजनस वेस्ट कौन? लाइक यूरिया एंड क्रिएटिनिन, जो हमारी मसल्स में होता है। यूरिया कैसे बनता है? हमने पिछली कक्षा में देखा ही था कि लीवर में यूरिया का निर्माण होता है, वो कैसे होता है, और फिर किडनी तक कैसे जाता है यूरिया। देन दूसरा क्रिएटिनिन, क्रिएटिन अच्छा है हमारी मसल्स के लिए। क्रिएटिन जो प्रोडक्ट है, जो पदार्थ है, जो सब्सटेंस है हमारी बॉडी के लिए, वो हमारी मसल्स में अच्छा है। लेकिन इसमें जो क्रिएटिनिन होता है ये वाला बेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। देन अब दूसरा क्या कार्य है इसका? हमारी किडनी ब्लड को फिल्टर भी करेगी और इस ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट भी निकालेगी। कौन कौन से? यूरिया एंड क्रिएटिनिन। आगे इसमें समझ में। देन हमारी किडनी का जो दूसरा कार्य होता है मुख्य रूप से, वो क्या होता है?
ये जो किडनी है ये ड्रग्स को भी हमारे ब्लड से रिमूव करती है। ड्रग बोले तो कौन, हम किसी नार्कोटिक ड्रग की बात नहीं कर रहे हैं, जो नशीली ड्रग होती है उनकी बात नहीं करते हैं, हम उन ड्रग की बात करते हैं जो हम दवाई के रूप में लेते हैं, लाइक पैरासीटामोल, एस्प्रिन, डिस्प्रिन, एमोक्सिलिन, जितनी भी हमारी दवाइयाँ होती है उन दवाइयों के टॉक्सिक को रिमूव करने के लिए हमारी किडनी उन दवाइयों के टॉक्सिक को रिमूव करने का कार्य करती है। ठीक है, जैसे हमने बचपन में कोई गोलियां खाई होगी वो अभी तक हमारे शरीर में नहीं बैठी है, वो धीरे धीरे रिमूव होती रहती है। ठीक है, तो दूसरा कार्य ये हो गया, यहाँ पे लिख लेना एग्जाम्पल, दर्द निवारक गोलियां यानी कि पैरासीटामोल, पैरासीटामोल, ठीक है, एस्प्रिन, और क्या है, डिस्प्रिन, डिस्प्रिन, देन एस्प्रिन, एनाल्जेसिक, ठीक है, एनाल्जेसिक, इन सभी दवाइयों को, इन सभी ये जितनी भी ड्रग्स होती है इन सभी को रिमूव करने का कार्य कौन करती है, हमारी किडनी। ठीक है, आया समझ में? ये हो गया। देन अब जो तीसरा कार्य होता है हमारी किडनी का, वो रेगुलेशन, रेगुलेशन कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर। हमारी जो किडनी होती है वो हमारे ब्लड में जल का नियंत्रण करती है, यानी कि जल का नियंत्रण भी करती है लेकिन और उसका समन्वय भी करती है। कैसे करती है कि ना तो हमारे ब्लड में पानी कम होना चाहिए और ना ही हमारे ब्लड में पानी ज्यादा होना चाहिए। लाइक एक बात तो यह पता ही होगा कि जिस दिन हम ज्यादा पानी पीते हैं उस दिन हमें यूरिन ज्यादा एक्सक्रीजन करना होता है। ठीक है, वो इसलिए कि हम जब ज्यादा पानी पी लेते हैं तो हमारी किडनी उस पानी को बाहर निकाल देती है यूरिन बनाकर। ठीक है, तो क्या करती है हमारी किडनी, रेगुलेशन करती है वाटर का, कि ना तो पानी ज्यादा, ना तो पानी कम होना चाहिए और न ही पानी हमारी किडनी में या फिर हमारी बॉडी में ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ब्लड में कुछ आयन भी आ जाते हैं उनका भी रेगुलेशन करती है, उनको भी छीन लेती है। जैसे कि ज्यादा नमक आ गया, किडनी ने नमक को भी छीन लिया, उसका भी यूरिन बना देती है। देन हमने ज्यादा पानी पी लिया, उसको भी ले लेती है। हाइड्रोजनस जो वेस्ट होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं, इनको भी ले लेती है किडनी। इसलिए क्योंकि हमारे ब्लड में इनका कोई काम नहीं है, ज्यादा होगा तो किडनी छीन लेगी। ठीक है, तो इसका जो तीसरा कार्य होता है वो क्या होता है, रेगुलेटरी फंक्शन। सॉरी क्या लिख दिया मैंने, रेगुलेटरी फंक्शन। ठीक है, अब ये क्या कार्य करती है रेगुलेटरी फंक्शन में, इसका जो पहला कार्य होता है वो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन करती है, रेगुलेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर। ठीक है, रेगुलेट्स कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर। ठीक है, ब्लड में पानी का रेगुलेशन करती है, कौन करती है, किडनी। ना तो हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में ना ज्यादा पानी होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, पानी ना तो ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। आए समझ में? देन इसका जो दूसरा काम होता है, ये हमारे ब्लड में आयन का भी रेगुलेट करती है, यानी कि हमारे ब्लड में यदि ज्यादा आयन आ गया उसको भी अपने अपनी ओर ले लेगी, बाकी ब्लड को बॉडी में भेज देगी। ठीक है, देन उसके बाद यदि जैसे कि हमने ज्यादा नमक खा लिया तो नमक भी हमारी किडनी जो होती है ज्यादा सॉल्ट भी ले लेगी। ठीक है,
ये आयन को भी छीन लेती है। आयनिक कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड regulates ionic concentration is blood। concentration in a blood। ठीक है, ये हो गया इतना। ये आयन का भी रेगुलेट करती है। कौन करती है? हमारी किडनी। ये तीसरा ही चल रहा है इसका, तीसरा फंक्शन ये रेगुलेटरी। इसका किडनी का पहला फंक्शन क्या है कि ये रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती है हमारे ब्लड से। देन दूसरा, हमारे ब्लड से ड्रग को रिमूव करती है ताकि ब्लड हमारा क्लीन रहे। देन उसके बाद इसका एक काम होता है रेगुलेटरी फंक्शन, ये हमारे ब्लड से आयन को रिमूव करती है। देन हमारे ब्लड से वाटर का भी रेगुलेट करती है। ठीक है, क्योंकि जब हमारे शरीर में ज्यादा वाटर आ जाता है तो उससे भी किडनी यूरिन बना के बाहर फेंक देती है। ठीक है, और इसका जो मेन काम होता है, तीसरा कार्य लास्ट है रेगुलेटरी फंक्शन में, ये ब्लड के पीएच को भी मेंटेन करती है। ये जो ब्लड का पीएच होता है इसको भी मेंटेन करती है, इसको भी रेगुलेट करती है। वो कैसे करती है? जैसे कि हमारा ब्लड का पीएच है 7.4। अब हमारा ब्लड किस प्रकृति का है? अपने ब्लड के क्लास में देखा था, प्लाज्मिक प्रकृति का। उसमें थोड़ा सा बेस या थोड़ा सा एसिड मिलाने से इसकी जो प्रकृति होती है, इसका जो पीएच मान होता है हमारे ब्लड का, इस पीएच में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे कि हमारे ब्लड में यदि एसिड भी मिल गया हो थोड़ा सा, और थोड़ा सा बेस यानी कि अम्ल और क्षार दोनों की उपस्थिति में भी हमारे ब्लड का पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड होता है वो भस्मिक प्रकृति का होता है। ठीक है, ये हो गया। तो हमारी जो किडनी होती है ये इस ब्लड के पीएच के मान का भी कॉन्सेंट्रेशन या रेगुलेशन करती है। अब इसका चौथा फंक्शन देख लेते हैं। अब हमारी जो किडनी होती है ये एक्सक्रीजन तो करती ही है, लेकिन ये एक हार्मोन भी बनाती है। क्या? एंडोक्राइन एक्टिविटी। कौन सी? अब किडनी कोई ग्रंथि तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये हार्मोन का काम भी करती है। तो इसका जो चौथा फंक्शन है हमारी किडनी का, ये हो गया एंडोक्राइन एक्टिविटी। वो कैसे? एंडोक्राइन एक्टिविटी में ये क्या करती है? ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का निर्माण करती है। ठीक है, और इसका सिक्रीजन कहाँ होता है? हमारी बोन मैरो में, जहां पर आरबीसी का निर्माण होता है। यदि जिस व्यक्ति के शरीर में आरबीसी अच्छी है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, उसकी आरबीसी अच्छी है, तो उसका जो परिणाम होता है वो क्या होता है? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ठीक है, तो ये किसका निर्माण करती है? एक हार्मोन का निर्माण करती है जिसका नाम है इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का नाम है इरिथ्रो यानी कि आरबीसी। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिक्रीजन करती है हमारी किडनी। अब ये हार्मोन कहां पर जाके कार्य करेगा? तो ये कार्य करेगा हमारी बोन मेरो में। ठीक है, ये कार्य करेगा हमारी बोन मेरो में। आया इतना समझ में कि ये जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ये बोन मेरो में कार्य करेगा, किसकी वजह से? आरबीसी के निर्माण में। ठीक है, ओरिजिन ऑफ आरबीसी। हमने पढ़ा था कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो हमने देखा था कि लाल अस्थि मज्जा में या फिर बोन मेरो में। बोन मेरो कहाँ होती है? लंबी हड्डियों के सिरों पर। जैसे कि ये पैर की हड्डी है, इसका ये एक सिरा है, इस पर बोन मेरो का निर्माण होता है। यहाँ पर ये हमारी बोन मेरो होती है और इस अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन आरबीसी का निर्माण किसकी वजह से हो रहा है, ये शायद आज पता चलेगा। इस हार्मोन की वजह से, जो कहाँ से निकलता है? हमारी किडनी से। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन क्या है? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जो कहां पर कार्य करता है? बोन मेरो में। किस वजह से?
आरबीसी का निर्माण करना है। ठीक है, तो आज पता चला होगा कि आरबीसी का निर्माण बेसिकली रूप में कौन करता है, यानी कि हमारी किडनी। किडनी से एक हार्मोन निकलता है, पड़ता है। अब देख लेते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, आया समझ में कि हमारी किडनी के फंक्शन क्या क्या होते हैं। पहला कि ये रिमूव करती है नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारे ब्लड से। देन उसके बाद हमारे ब्लड से ड्रग को रिमूव करती है, जितनी भी हम दवाई गोलियां खाते हैं दर्द निवारक, उनको रिमूव करती है। देन उसके बाद इसका रेगुलेटरी फंक्शन है, ये ब्लड के पीएच को मेंटेन करती है, ये हमारे वाटर का रेगुलेशन करती है, और हमारे ब्लड में से आयन को रिमूव करती है, यानी कि हमारे ब्लड में कोई जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजनस वेस्ट, अगर ये हाइड्रोजन आयन ये भी ज्यादा बन जाएंगे तो हमारी किडनी इनको रख लेगी और यूरिन बना के बाहर फेंक देगी। इतना काम है हमारी किडनी का। ठीक है, अब ये सारे काम किडनी में ब्लड सप्लाई कैसे होता है, ये करता कौन है। किडनी अकेली, ये जो बीन शेप है इसमें कुछ तो होगा जो इतना कार्य करते हैं। वो ड्रग को भी छीन लेगी, वो ज्यादा वाटर रहेगा उसको भी छीन लेगी, वो हमारे ब्लड का जो पीएच मान रहेगा उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं आने देगी, और ये जो इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन है इसका ये कहाँ से निकलेगा। आज हम इन सबके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो इसकी जो किडनी की जो हमारी यूनिट होती है ये कौन होती है, आज हम उसके बारे में देख लेते हैं। आज हम देखेंगे किडनी की यूनिट कौन सी है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेफ्रॉन के बारे में। अब ये क्या होता है, तो ये क्या करता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, किडनीज। अब हमारी किडनी की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन है, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, यानी कि प्रत्येक किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन होती है इस किडनी की, नेफ्रॉन, जो इसमें मिलते हैं। ठीक है, देयर आर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी, या फिर पर किडनी। देयर आर 1 मिलियन नेफ्रॉन। 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख। 1 मिलियन नेफ्रॉन, क्या लिख रही आज मैं, वो लिखा क्या रहा है, 1 मिलियन नेफ्रॉन पर किडनी, पर किडनीज। ठीक है, हमारी किडनी, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो 10 लाख। अब ये एक किडनी है जिसका भार है 60 से 70 से 75 ग्राम। ठीक है, अब इस इतने छोटे से स्ट्रक्चर में ये 10 सेंटीमीटर लंबी है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, और कुछ तो इसका मोटापा होगा थोड़ा सा, इतना सा इसका मोटापा है, ये 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी है। ठीक है, ऐसी हमारी किडनी है। अब इस एक किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, 10 लाख। ठीक है, तो 2 किडनी में कितने पाए गए, 20 लाख। ठीक है, 1 मिलियन नेफ्रॉन ईच किडनी।
ठीक है, आया इतना समझ में? 1 मिलियन नेफ्रॉन इच किडनी, यानी कि 10 लाख। ठीक है, ये 10 लाख नेफ्रॉन हो गए एक किडनी में। हमने फेफड़ों में एल्वुलाई पढ़े थे, कितने थे? एक फेफड़े में 50 लाख। ठीक है, तो एक किडनी में नेफ्रॉन कितने हैं? 10 लाख। ये 10 के 10 मतलब 1 मिलियन जो नेफ्रॉन होते हैं, ये हमारे ब्लड का फिल्टर करते हैं, ये ही यूरिन बनाते हैं। ठीक है, हमारी किडनी में जो मेन स्ट्रक्चर होता है ये नेफ्रॉन का होता है, और नेफ्रॉन ही हमारे ब्लड का फिल्टर करते हैं। ठीक है, अब ये जो नेफ्रॉन होते हैं ये बने किसके होते हैं? स्ट्रक्चर भी बनाएंगे आज हम इसका, नेफ्रॉन का, कि दिखता कैसा है। नेफ्रॉन ट्यूब और एपिथेलियल सेल का बना हुआ होता है। एपिथेलियल सेल। अब ये एपिथेलियल सेल क्या होती है? तो जब हम टिश्यू पढ़ेंगे, ऊतक पढ़ेंगे, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, उसमें से एक एपिथेलियल ऊतक होता है, तो उस एपिथेलियल सेल का बना हुआ होता है हमारा नेफ्रॉन। इसकी जो ट्यूब होती है, मतलब ट्यूब वो एक नलिका नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसको आज हम देखेंगे कि बेसिकली वो होता कैसे है। ठीक है, तो एपिथेलियल सेल का बना हुआ होता है। अब ये जो एपिथेलियल सेल है ये एक ऊतक है या फिर एक टिश्यू है। ठीक है, अब ये जो टिश्यू होता है ये 4 प्रकार का होता है। पहला है एपिथेलियल, पहला क्या हो गया? एपिथेलियल, एपिथेलियल। एंड दूसरा हो गया कनेक्टिव, तीसरा हो गया मस्कुलर, एंड चौथा हो गया नर्वस। ठीक है, चौथा हो गया नर्वस। अब हमारा जो नेफ्रॉन है ये एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होता है। अब ये जो एपिथेलियल जो टिश्यू होता है इसके भी अनेक प्रकार होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू को आज हम देख लेंगे, इनको छोड़ देंगे क्योंकि इनका नेफ्रॉन में कुछ काम नहीं है। हमारा काम है एपिथेलियल से। तो जो टिश्यू ऐसा होता है स्क्वायर, और मेन रूप से हमारी यूरिन को ये नेफ्रॉन ही बाहर निकालते हैं ब्लड को फिल्ट्रेट करके। ठीक है, अब कुछ इस प्रकार का जो नेफ्रॉन मिलेगा हमें, सॉरी इस प्रकार का जो एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा उसे बोलते हैं स्क्वायर एपिथेलियल। इसे क्या बोलेंगे? स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू। देन इसके जो दूसरा शेप होता है, अगर कोई टिश्यू ऐसा मिल जाए इसे बोलते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियल। क्यूबोइडल एपिथेलियल। देन इसका जो तीसरा पोर्शन होता है वो ऐसा मिल जाए, इस प्रकार का गोलाईनुमा, इसे बोलते हैं कोलम एपिथेलियम। कोलम एपिथेलियम। देन इसको मैं मिटा रही हूँ, बाकी 3 जो एपिथेलियम है, सॉरी 3 जो टिश्यू है इनको मिटा रही। आज हम इसके बारे में ही देखेंगे क्योंकि इसका हमारे नेफ्रॉन में काम होता है। ठीक है, अब चौथा जो स्ट्रक्चर होता है इसका,
अब उसमें क्यूबॉइडल भी मिलेगा, देन उसमें कॉलम वाला भी मिलेगा, लेकिन इसमें एक ऐसी संरचना होती है इसके ऊपर जो किसी को भी आगे धकेलने का कार्य करती है। ये हिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, तो इन्हें बोलते हैं सीलिया। ये सीलिया की होती है, तो इसे बोलते हैं सीलिएटेड एपिथीलियम। क्यूबॉइडल एंड कोलम सीलिएटेड एपिथीलियम, सीलिएटेड एपिथीलियम। एपिथीलियल, ठीक है, एपिथीलियल। तो ये इसके कितने स्ट्रक्चर हो गए, 1 2 3 और 4, इस प्रकार के होते हैं। अब एक और जो होता है, ये क्यूबॉइडल में मिलता है, लेकिन इसमें ऐसी संरचनाएं मिलती है। तो इसे बोलते हैं, ये ब्रश जैसा होता है, ये मूव नहीं करते हैं, लेकिन ये करते हैं, ब्लड को एब्जॉर्ब करते हैं, ये ब्लड को सोखने का कार्य करते हैं और बॉडी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इसे बोलते हैं ब्रश्ड माइक्रोविली एपिथीलियम, ब्रश्ड माइक्रोविली एपिथीलियम, माइक्रोविलाई एपिथीलियम, एपिथीलियल, ठीक है। तो ये हमारे, और जो हमारा जो नेफ्रॉन होता है वो कौन से टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, तो एपिथेलियल टिश्यू से जो सेल बनी हुई होती है उन सेल का हमारा नेफ्रॉन बना हुआ होता है, ठीक है। आया इतना समझ में? कि हमारा नेफ्रॉन हमारी किडनी का जो मेन स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, तो वो नेफ्रॉन होती है। अब एक किडनी में कितने नेफ्रॉन मिलते हैं, तो एक किडनी में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन मिलते हैं। देन हमारी जो किडनी होती है, सॉरी जो नेफ्रॉन होता है, वो एपिथेलियल सेल का बना हुआ होता है। देन ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो 5 प्रकार का होता है। पहला है स्क्वायर एपिथेलियम, ये भी हमारी नेफ्रॉन में आएगा और ये भी हमारे नेफ्रॉन में आएगा, ठीक है। देन ये वाला जो है सीलिएटेड एपिथेलियल, ये हमारे नेफ्रॉन में आएगा, ठीक है। तो पहला हो गया स्क्वायर एपिथेलियल, जैसा ये टिश्यू इस प्रकार का मिलता है तो स्क्वायर एपिथेलियल, जो क्यूब की आकृति का मिलता है तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल। देन किसी में कॉलम मिलते हैं तो कॉलम एपिथेलियल। देन किसी किसी में जो सीलिया मूव करता है, जैसे कि अन्य ऑर्गन में करता है, जब हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे कि ये सीलिया फैलोपियन ट्यूब में और यूटेरस में कैसे फंक्शन करता है। तो जो सीलिएटेड एपिथेलियल होता है उसमें ये धागेनुमा संरचना मिलती है, जो भी वो मूव करते हैं। देन इसके बाद एक ब्रशनुमा संरचना मिलती है क्यूबॉइडल पर इस एपिथेलियल में, तो उसे बोलते हैं माइक्रोविली एपिथेलियल। और जो हमारी छोटी आंत भी बनी हुई है वो भी एब्सॉर्प्शन का कार्य करती है, तो वो भी माइक्रोविली एपिथेलियल की बनी हुई होती है, क्योंकि हमारी किडनी में भी माइक्रोविली होते हैं। अब देख लेते हैं नेफ्रॉन के टाइप ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन कितने प्रकार का होता है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। टाइप ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका जो पहला पार्ट है, सॉरी ग्लोमेरुलस
देन इसका जो दूसरा पार्ट है वो है रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल। अब देख लेते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कि बेसिकली नेफ्रॉन होता किससे है। तो इस नेफ्रॉन का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कॉमन कैप्सूल कहते हैं। लिख लेना ये कि टाइप ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के दो प्रकार होते हैं, पहला ग्लोमेरुलस एंड दूसरा रीनल टिब्यूल। ठीक है, अब हम नेफ्रॉन का यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हमारा जो नेफ्रॉन होता है वो कप शेप होता है। हमारा जो नेफ्रॉन होता है वो कप शेप होता है, लेकिन यहाँ से एक ट्यूब निकली हुई है। इस स्ट्रक्चर से एक ट्यूब निकली हुई है, वो बहुत ही उलझी हुई है, बहुत ही ज्यादा उलझी हुई है, ऐसे ऐसे करके। ये ऐसे बहुत नैरो ट्यूब है। अब ये ट्यूब यहाँ से यू शेप स्ट्रक्चर बनाएगी, ऐसे ऐसे यहाँ से नैरो हो जाएगी, लेकिन इस वाले पोर्शन से थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, वो ऐसे जाएगी ऊपर, देन पीछे आगे फिर से मूव कर जाएगी, फिर से मुड़ जाएगी, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये ऐसे मुड़ गई पूरी ट्यूब। मुड़ी हुई है पूरी, यहाँ पे आके ये हो गई। अब इसको नाम देंगे वोमन कैप्सूल। इसको नाम देंगे वोमन कैप्सूल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा वोमन कैप्सूल। देन ये वाली जो ट्यूब है इसे हम बोलेंगे पीसीटी, प्रोक्सिमल प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल या फिर पीसीटी। ठीक है, देन ये हो गया यू शेप स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। हेनले इज अ साइंटिस्ट नेम। इधर भी बोमन कैप्सूल, ये कैप्सूल नुमा संरचना है, कप शेप स्ट्रक्चर है, लेकिन बोमन इज अ साइंटिस्ट नेम। तो लूप ऑफ हेनलेस, हेनलेस। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले ये हो गया पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर ये पीछे जाके फिर से मुड़ गई दूर जाके, तो इसे बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। ठीक है, अब यहां से एक डक्ट निकलेगी, ऐसे करके ऊपर जाएगी, ऐसे फिर नीचे होके नैरो हो जाएगी, फिर इधर से नीचे जाएगी यहाँ तक। देन ये जो डक्ट होगी ये अनेक पार्ट में बटी हुई मिलेगी, खुली हुई मिलेगी, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अब ये जो डक्ट होती है इसे हम बोलते हैं सीडी या फिर कलेक्टिंग डक्ट। किसका कलेक्ट करती है? यूरिन का। यहाँ पे जाके यूरिन होगा, तब तक तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, अब इस ये जो लूप ऑफ हेनले है इसमें दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इधर से यूरिन नीचे की ओर जा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब। अब इधर से यूरिन ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा, इधर से नीचे की ओर आ रहा था, तो इसे बोलेंगे असेंडिंग
असेंडिंग लिम्ब। इसे पीसीटी क्यों बोलते हैं और इसे डीसीटी क्यों बोलते हैं? जैसे कि ये मेरा बॉडी पार्ट है, ठीक है। अब जो मेरी बॉडी पार्ट से जो ये, जैसे कि ये मेरा हाथ है और ये मेरा पूरा शरीर है, इस शरीर से या फिर मेरे इस कंधे से मेरे भाग का जितना भाग, मेरे हाथ का जितना भी भाग इस कंधे के पास होगा, तो इसको मैं बोल सकती हूँ कि ये प्रोक्सिमल आर्म है। देन मेरी जो कलाई है वो मुझसे दूर है, तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये मेरी डिस्टल हैंड है, ठीक है। तो यानी कि प्रोक्सिमल यानी कि पास वाला, डिस्टल यानी कि दूर वाला, ठीक है। आगे समझ में। प्रोक्सिमल पहले या फिर पास में, कॉन्विलेटेड मुड़ी हुई है पूरी, उलझी हुई, कॉन्विलेटेड ट्यूबुल ट्यूब है। इधर से डिस्टल दूर वाली, कॉन्विलेटेड मुड़ी हुई है पूरी, ट्यूब ट्यूब, ठीक है। ट्यूब, स्पेलिंग सॉरी मिस्टेक हो गई, ट्यूब। अब ये तो आगे समझ में। डिसेंडिंग, नीचे की ओर कोई चीज जाती है तो हम बोलते हैं कि डिक्रीज हो रही है। मेरी जबान थोड़ी फिसल रही है, बोलने में नहीं आ रहा है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। कोई चीज ऊपर की ओर जाती है तो हम बोलते हैं इंक्रीज हो रही है या फिर असेंडिंग हो रही है। इसे हम बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, इसे बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब। इसको कलेक्टिंग डक्ट समझ में ही आ रहा है कि यूरिन का सारा यूरिन इस डक्ट में कलेक्ट होके फिर कॉलम में जाएगा, माइनर कॉलम में, माइनर कॉलम से फिर मेजर कॉलम, सॉरी कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, देन उसके बाद कहाँ पे जाएगा? ये सारी जो कलेक्टिंग डक्ट होती है ये कैलिक्स में ही ओपन होती है, ठीक है। इन कैलिक्स में ओपन होने के बाद वो पेल्विस में जाके ओपन हो जाती है, पूरा पेल्विस फिर यूरेटर में ओपन होता है, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में, ब्लैडर यूरेथ्रा में। तो इस प्रकार से हमारा यूरिन का फॉर्मेशन चलता है, ठीक है। तो जो रीनल ट्यूब्यूल होती है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे लिख लेना। रीनल ट्यूब्यूल, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हो गए? वोमन कैप्सूल, वोमन कैप्सूल, देन दूसरा पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हैंडले, लूप ऑफ हैंडले। कल हम ग्लोमेरुलस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ही हमारी किडनी में रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी ये 10 लाख नेफ्रॉन है हमारी एक किडनी में। तो हमारी जो किडनी, हमारी जो रीनल आर्टरी है वो आर्टेरियोल में टूटेगी। तो एक आर्टेरियोल इस वाले नेफ्रॉन में जाएगी। ये कोई ब्लड वेसल्स है जो ऑक्सीजनेटेड एवं यूरिन का ब्लड लेके आ रही है, जो ब्लड को फिल्टर करवाने के लिए नेफ्रॉन में गई। अब इसके अंदर जो जाएगी तो इसको बोलेंगे हम एफरेंट आर्टेरियोल। अब ये जो आर्टेरियोल यहाँ पे आ गई, अब इसके अंदर जाना है इसे तो अपना ब्लड का फिल्टर करवाने के लिए। तो ये जब यहाँ पे जाएगी तो ये छोटी 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 कई मिलियन कैपिलरी में टूट जाएगी। अभी इसमें भी ब्लड है, अब सारा का सारा ब्लड ये इसमें धकेल देगी। ये सारी कैपिलरी का जो गुच्छा होता है ये यहाँ पे चला जाएगा। इन कैपिलरी की जो नेटवर्क होता है, इन कैपिलरी की जो यूनिट होती है, इसे ही हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो एफरेंट आर्टेरियोल की जो जितनी भी ब्रांचेस होती है, एफरेंट आर्टेरियोल, इससे हम बोलेंगे एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल। ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ये कैपिलरी में टूटेगी, कैपिलरी एक नेटवर्क बनाएगी अपना और सारा ब्लड इसमें कैप्चर कर लेगी। इस वाली जो संरचना होती है ये वाली, इसमें कैपिलरी का गुच्छा होता है, इसे हम बोल लेते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो पूछेगा नीट एग्जाम वाला या फिर अन्य जो बोर्ड एग्जाम होती है उसमें भी पूछ सकते हैं कि ग्लोमेरुलस क्या होता है। तो एफरेंट आर्टेरियोल की कैपिलरी का एक गुच्छा होता है या कैपिलरी नेटवर्क होता है, ठीक है। ठीक है। अब ये जो आर्टरी होती है एफरेंट आर्टेरियोल, ये आर्टेरियोल कैपिलरी में टूटी। अब ये जो कैपिलरी है
ये कैपिलरी, इसने ब्लड दे दिया, ब्लड और यूरिन दे दिया। अब ये एक काम तो भूल गई, ये ऑक्सीजन देना तो भूल गई। यूरिन वाला ब्लड तो इसने दे दिया लेकिन ऑक्सीजन भूल गई। इसको यहाँ पे जाके फिर याद आएगा कि मैं कैपिलरी वेन कैसे बन सकते हूँ, क्योंकि मैंने तो ऑक्सीजन दी ही नहीं। तो इसे हम बोलेंगे इफ्रेंट आर्टेरियल। तो यदि एग्जाम वाला पूछे कि क्या आर्टरी आर्टेरियोल में टूटेगी, आर्टेरियोल से फिर कैपिलरी में बटेगी, और कैपिलरी के बाद क्या वो वेन में बदल जाएगी, तो नहीं, वो वेन में नहीं बदलेगी। कुछ आर्टरी जो ऐसी होती है वो वेन नहीं बनती है, फिर से वो फिर से इफ्रेंट आर्टेरियोल बन जाएगी। और इसके बाद वो फिर इधर अपनी ब्रांचेस बनाएगी, इसको हम कल देखेंगे। और ग्लोमेरुलस कैप्सूल, सॉरी ग्लोमेरुलस हमारी किडनी का, सॉरी हमारे नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट हो गया। अब रीनल ट्यूब्यूल में क्या क्या आता है, बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हैंडलर, कलेक्टिंग डक्ट, ये हो गया। देन ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है, ये ब्लड कैपिलरी में टूट गई। अब जितनी भी ब्लड कैपिलरीज होती है वो इस कैप्सूल के अंदर जाएगी, और ये वाला जो पोर्शन होगा ये कैपिलरी एक नेटवर्क बनाएगी, जिससे ही हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे की चर्चा हम कल करते हैं।